हमारा फाइनली स्टूडेंट दरबार का सेशन नंबर 8 आज यहाँ पे हमारा स्टार्ट होने जा रहा है। टोटल 7 सेशन हम कंप्लीट कर चुके हैं। डेली हम यहाँ पे आधा घंटा पूरी की पूरी फैमिली के साथ यहाँ पर हम कुछ ना कुछ रिवाइज करते हैं और होप्स जो हमारे सेशन चल रहे हैं। हेलो 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 हेलो, गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग भाई, की हाल चाल? चलो जी, सभी का हाल चाल बढ़िया होना चाहिए। और बताओ फटाफट से कमेंट बॉक्स में क्या हाल चाल है, तैयारियां कैसे चल रही हैं? बढ़िया चल रही हैं? डेली सेशन अटेंड कर रहे हो जितने? अच्छा एक बार मुझे आज देखना, आज मैं पूरी ना आपकी लाइव चैट पढ़ूंगा। कसम खा के बोलना, देखो कसम है, देख लो माता रानी की, कौन कौन से ऐसे बच्चे हैं मुझे लिख के बताओ, मैं चेक करूंगा कौन कौन से ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अभी तक सिंगल सेशन भी मिस नहीं किया। सिंगल सेशन भी मिस नहीं किया, चाहे वो अभी लाइव वाला हो चाहे वो वीडियो अपलोड होने के बाद वाला हो। इट मींस आपने ये सेशन जरूर देखे हैं। कौन कौन से ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने सिंगल सेशन भी मिस नहीं किया? कई सारे बच्चे हैं। ओ माय गॉड, कई नालायक बच्चे हैं। बच्चे कह रहे हैं हमने सेशन मिस, सर हम तो बस 10 मिनट देखते हैं फिर सेशन छोड़ के चले जाते हैं। नालायकों, डेली सेशन देखा करो, ये आपके भले की बात हो रही है। मतलब एक बात मुझे सोच के बताओ, आप इतना मुझे पुश करते थे कि आप प्रोफेशनल वालों के लिए कुछ नहीं करते, प्रोफेशनल वालों के लिए कुछ नहीं करते, सब कुछ एग्जीक्यूटिव वाले बच्चों के लिए करते हो। और जब मैंने प्रोफेशनल वाले बच्चों के लिए एक अलग से सेपरेट दिन निकाला कि नहीं चलो भैया आप सीएस बनने वाले हो, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी एग्जीक्यूटिव से भी ज्यादा आपकी है, तो मैंने स्पेशली एक दिन निकाला जिसमें इंटरनेशनल टैक्सेशन देख लो हमने रिवाइज पूरा कर लिया। उसके बाद जीएसटी का क्वेश्चन बैंक जो था उसको भी हमने कुछ हद तक रिवाइज किया। फिर प्रैक्टिकल क्वेश्चन हमने करने जीएसटी के स्टार्ट किए। ठीक है जी, तो इट मींस इतना लंबा सफर हमारा हो चुका है और उसके बावजूद भी अभी बच्चे पूरे अटेंड नहीं करे। जब से एग्जाम लेट हुए ना, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि बच्चे भाई साहब इतने मतलब आलसी हो गए ना, वो कह रहे हैं कि भैया 1 महीने एग्जाम डिले हो गए तो कोई बात नहीं, बाद में कर लेंगे। और उनको ये नहीं पता कि उनका ये लास्ट स्टेज है। इट मींस कुछ ही घंटे रह गए हैं सीएस बनने में। अगर वो अभी लीनेंट हो जाएंगे ना, इट मींस अगर वो उन्हें अभी लगेगा कि बाद में देख लेंगे, उन्हें पता नहीं उनका रिजल्ट कैसा आएगा। तो मैं आपको हर सेशन के अंदर बोलता हूं सर ये टाइम बार बार नहीं आएगा, इस टाइम को प्लीज वेस्ट मत करना, क्योंकि अगर वेस्ट करोगे पूरी जिंदगी ना आपके दिल में गिल्टी फील होगी, आपको रिग्रेट फील होगा कि मैंने उस टाइम पढ़ाई क्यों नहीं की थी। और बिलीव मी सर, ये टाइम वापस ऐसा नहीं आएगा ना। तो मैं इतने कभी सेशन यूट्यूब पे कभी जिंदगी में डालूंगा, क्योंकि मुझे ही पता है, क्योंकि अगर ये प्रॉब्लम ना होती, ऑब्वियस सी बात है मेरे सेशन फेस टू फेस चल रहे होते, मेरे पास बहुत सारे काम होते, मैं इतने सेशन नहीं डाल पाता। और ये जिंदगी में पहली बार है और मे भी ऐसा भी हो आखिरी बार है कि मैं हर बार डेली बेस पे आपके लिए यहां पे आ रहा हूं, उसके बावजूद भी बच्चा नहीं देख रहा। और मैं क्यों आ रहा हूं? क्योंकि मुझे इस बार जुलाई में एग्जाम निकालने हैं। रीजन बीइंग क्योंकि लॉकडाउन के अंदर जो बच्चों की पढ़ाई नहीं हो रही, मैं स्पेशली उनके लिए आ रहा हूं। और अगर वही बच्चे नहीं पढ़ेंगे और फिर वही बच्चे बाद में एक्सक्यूज देंगे तो सर बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात है। तो सर इतने सेशन डालने के बाद अप्रोक्सीमेट आज मेरे ख्याल से आज हमारा 40 देख लो 40वां सेशन आज हमारा। आप समझ सकते हो 40 दिन से लगातार बेनागा, चाहे वो सैटरडे हो संडे हो, मैं डेली शाम को आता हूं। अब वो चाहे एग्जीक्यूटिव के लिए हो चाहे प्रोफेशनल के लिए हो, सर मैं डेली आ रहा हूं। इट मींस मैं डेली कर्म कर रहा हूं अपने। अब अगर मैं अपना बेस्ट दे रहा हूं और अगर आप यहां पे आके अपना बेस्ट नहीं दोगे, आप डेली सेशन अटेंड नहीं करोगे, मुझे भी दुख होगा और कहीं ना कहीं नुकसान आपके रिजल्ट का होगा। ये बात ध्यान देना जी। तो प्लीज आपने डेली आना है। जो बच्चों ने अभी कमेंट डाले हैं उनके लिए बहुत सारा प्यार। जो बच्चे डेली नहीं आ रहे, प्लीज आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, छोटे भाई की बड़े भाई की, प्लीज डेली यहां पे आधा घंटा आ जाया करो, इसमें आपके भले की बातें होती हैं। ठीक है जी, चलो अब मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा जी। इधर सुना ध्यान से। अब आज के सेशन में आप सब जानते हो, आपको मैंने पहले भी कहा था कि आज मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं करने, आज हमें एक चैप्टर करना है एडवांस रूलिंग अंडर जीएसटी। चैप्टर मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपके एग्जाम में कंफर्म क्वेश्चन 5 नंबर का बनता ही बनता है, आप सब जानते हो। अगर आपने पास पेपर उठाए हो इसमें से क्वेश्चन पक्का पक्का बनता है। अब एक बच्चा सामने बैठा, बच्चा कह रहा है चलिए यार सेशन छोड़ के चलते हैं, क्योंकि ये चैप्टर ना हमने इनकम टैक्स में भी किया हुआ था, ये चैप्टर हमने कस्टम के अंदर भी कर लिया, अब ये जीएसटी में क्या पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल सेम होगा। गलती से भी सेशन छोड़ के मत चले जाना। जो जीएसटी के एडवांस रूलिंग है कस्टम से अलग है, जो जीएसटी के एडवांस रूलिंग है इनकम टैक्स से अलग है। इट मींस सबकी एडवांस रूलिंग अलग अलग है, बस ये बात ध्यान देना। इट मींस हाँ वो बात अलग है, दोनों के लॉजिक सेम है, दोनों की बैकग्राउंड सेम है, बट दोनों में
दोनों में बहुत मेजर फर्क देखने को मिलेगा। अगर आपने कस्टम में एडवांस रूलिंग पढ़ी है और आप जीएसटी के अंदर पढ़ोगे, दोनों के अंदर मेजर फर्क आपको देखने को मिलेगा। तो प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मैक्सिमम आज का सेशन हमारा बड़ा नहीं होगा, सिर्फ 25 से लेके 30 मिनट में आज खत्म हो जाएगा। तो प्लीज 25 से लेके 30 मिनट बस बैठ जाना, आपका पूरा एक कंप्लीट चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। अब एक बच्चा कमेंट बॉक्स में लिखने को पूरा पूरा तैयार बैठा है, ऑलमोस्ट आधा वर्ड टाइप कर चुका है। बच्चा कह रहा है सर जो हमारे बैलेंस टॉपिक है वो कैसे रिवाइज कराओगे? एक टॉपिक हमारा एडिशनल एग्जीक्यूटिव में नहीं है, वो जीएसटी प्रैक्टिशनर वाला एग्जामिशन वाला टॉपिक है हमारा, अपील वाला टॉपिक है हमारा, और 2-3 छोटे मोटे टॉपिक और हैं जो एग्जीक्यूटिव में नहीं है, वो आप रिवाइज कैसे कराओगे? सेम लेवल पे रिवाइज कराऊंगा। मतलब वैसे हमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने हैं, बट आपको बीच में अनाउंसमेंट कर दूंगा कि भैया इस सेशन में ना हम ये वाला चैप्टर करेंगे, तो चिंता मत करो सर, मैंने आपसे वादा किया है तो पूरा कंप्लीट जीएसटी रिवाइज कराऊंगा, तो मतलब रिवाइज कराऊंगा। और होप्स तो आपने कस्टम के अमेंडमेंट क्लास भी देख ली होगी, तो कस्टम के अमेंडमेंट क्लास आ चुकी है। कस्टम के लेक्चर मैंने 5 ऑलरेडी पहले अपलोड किए हैं, मैंने पहले भी कहा था वो वाले देख लो। नए मैं कोशिश पूरी करूंगा बट कमिटमेंट नहीं कर रहा, ठीक है। और इनकम टैक्स का इंटरनेशनल टैक्स मैंने पूरा रिवाइज करा दिया। प्रैक्टिकल क्वेश्चन की डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं, बताओ हम और क्या करें? अब अगर इतना मटेरियल डालने के बाद भी अगर आप डेली शाम को नहीं आते और आप नहीं पढ़ते, तो कहीं ना कहीं फिर नुकसान आपका ही होगा, ठीक है जी। बाकी मेरा समझाना फर्ज है, क्योंकि मैं आपको छोटे भाई बहन मानता हूं, घर का मेंबर मानता हूं। थोड़ा मैं डांटता हूं, उससे ना गुस्सा मत हुआ करो, मेरी डांट को प्यार समझा करो कि मैं आपको समझाता हूं बस, ठीक है जी। चलो इधर सुनो ध्यान से। तो आज हमारे स्टूडेंट दरबार का सेशन नंबर 40 आज हम यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं, और आज हमें चैप्टर करना है एडवांस रूलिंग के, आज हमें रिवीजन करनी है। अब मैं आपको यहाँ पे ना एक डायग्राम दिखाने जा रहा हूं जी, इधर देखो ध्यान से। ये पूरा मैंने कंप्लीट डायग्राम बनाया हुआ है एडवांस रूलिंग अंडर जीएसटी। अब जितने बच्चे मेरे फेस टू फेस क्लास वाले होंगे या ऑनलाइन क्लास वाले होंगे ना, उन्होंने ऐसा कुछ डायग्राम क्लास के अंदर बनाया होगा, तो आपको दोबारा से बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। बट जो बच्चे मेरी फैमिली के नहीं है, मतलब जो मेरे से फेस टू फेस क्लास नहीं ले रहे, ऑनलाइन क्लास नहीं ले रहे, उन बच्चों ने कहीं और से पढ़ाई की है या वो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो प्लीज आपने डायग्राम बनाना है। इस एक डायग्राम में पूरा का पूरा मैंने कंप्लीट चैप्टर डाला हुआ है, और इसी डायग्राम से हम रिवीजन करेंगे, और आप मुझे क्लास खत्म होने के बाद अप्रिशिएट करोगे सर एडवांस रूलिंग में ना अब हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो स्टार्ट कर सकते हैं, फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ क्या हम क्लास स्टार्ट कर सकते हैं? यस या नो? यस सर, क्लास स्टार्ट कर सकते हैं। चलो जी इधर देखो ध्यान से, अब इधर देखो फटाफट से। अब यहां पे एक बार मुझे फटाफट बताओ, आज जो हमें चैप्टर रिवाइज करना है उस चैप्टर का नाम मैंने क्या लिखा हुआ है? चैप्टर का नाम है एडवांस रूलिंग अंडर जीएसटी। अब यहां पे ना देखो 2 वर्ड निकल के आ रहे हैं, यहां पे 2 वर्ड निकल के आ रहे हैं। पहला वर्ड निकल के आ रहा है एडवांस, और दूसरा वर्ड निकल के आ रहा है रूलिंग। अब ये एडवांस का मतलब क्या होता है? आप सब जानते हो एडवांस का मतलब होता है पहले। एडवांस का मतलब क्या होता है? पहले। और रूलिंग का मतलब क्या होता है? डिसाइड करना। इट मींस रूलिंग को आप बोल सकते हो डिसीजन। अब सोच के बोला, एडवांस का मतलब पहले और रूलिंग का मतलब डिसीजन। इसका मतलब क्या है? पहले डिसीजन। अब बच्चा ये बात कहना चाह रहा है सर, मैंने कहा हाँ सर, ये पहले डिसीजन का मतलब क्या होता है? कि किसी भी काम को करने से पहले, किसी भी काम को करने से पहले ये बता देना इस काम का रिजल्ट क्या होगा, दैट इज एडवांस रूलिंग। सर एडवांस रूलिंग का मतलब सिंपल सा है कि भैया एडवांस रूलिंग मींस पहले डिसाइड कर देना कि जो भी तुम काम करने जा रहे हो उस काम का रिजल्ट क्या होने वाला है हमारे एक्सपीरियंस से, उसको हम बोलते हैं एडवांस रूलिंग। और ये एडवांस रूलिंग नॉर्मली घर में कई बार हमारे पेरेंट्स भी करते हैं, कई बार मैं भी बच्चों के लिए करता हूं। एक बच्चा मेरे पास आया, कहता है सर, मैंने कहा हाँ, कहता सर मैं ना इस तरह से पढ़ रहा हूं और इतने घंटे पढ़ता हूं, इस तरह से मेरी पढ़ाई होती है, ये है वो है। तो मैंने उसको क्या बोला? मैंने कहा जो तूने मुझे बात बोली ना उसके बेस पे मैं तुझे बता रहा हूं, तू पास पक्का हो जाएगा। और एक बच्चा कहता सर मेरे पास ना मतलब पढ़ने का ना टाइम तो बहुत ज्यादा है, बट मेरी ना पढ़ाई नहीं हो रही और मैं इस तरह से पढ़ाई कर रहा हूं, उसके बेस पे मैंने क्या बोला कि भैया तेरे चांसेस कम है पास होने के। इट मींस एडवांस रूलिंग का मतलब क्या है? कि अभी आप लोगों के एग्जाम नहीं हुए और जो आपने मुझे बताया उसके बेस पर ही मैंने डिसाइड कर लिया कि फ्यूचर में क्या होगा। और आप सब जानते हो सर 99% या 90% तो सेम ही रिजल्ट आएगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है हमारा एक्सपीरियंस भी कम नहीं है। हाँ 10% ही हो सकता है कि अगर बच्चा समझ जाए और डबल एफर्ट्स लगा दे तो शायद वो पास हो जाए। तो भैया सिंपल सी बात ये निकल के आ रहेगा, आज हर घर के अंदर, आज प्रैक्टिकल नॉर्मल लाइफ में आप कई बार पहले डिसाइड करते हो ना कि मुझे ये लग रहा है इसका ये होने वाला है, अब भैया मुझे ये लग रहा है इसका ये होने वाला है, मतलब मेरे एक्सपीरियंस के बेस पे फ्यूचर में ये चीज होगी। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला? सेम पैटर्न जीएसटी में भी काम करेगा। अब बच्चा ये बात कहता है सर जीएसटी में जो हम एडवांस रूलिंग लेते हैं इसका मतलब ये है कि अगर फॉर एग्जांपल मान लो मेरा काम अभी सप्लाई नहीं हुआ
या मैंने अभी सप्लाई करनी है, अब उस सप्लाई से पहले ही मुझे अगर कुछ डिसाइड करवाना है तो क्या एडवांस रूलिंग उसके लिए होता है? गवर्नमेंट कहती है यस, बट गवर्नमेंट ये बात कहती है कि जीएसटी में एडवांस रूलिंग इट मींस अगर अभी तुम्हें सप्लाई करनी है, उससे पहले तुम डिसाइड करवाना चाहते हो, एडवांस रूलिंग के पास जा सकते हो। और कई केस ऐसे भी होंगे जिसमें ऑलरेडी तुम सप्लाई कर चुके हो, फिर भी तुम किसी पॉइंट को जानना चाहते हो, उसके लिए भी तुम एडवांस रूलिंग के पास जा सकते हो। तो मैं अपनी पूरी फैमिली से बस ये बात कहना चाहता हूं कि बहुत ध्यान से पढ़ना। एडवांस रूलिंग का मतलब गलत इंटरप्रेट मत कर लेना। एडवांस रूलिंग का मतलब नो डाउट देखने से लग रहा है कि सप्लाई होने से पहले डिसाइड करेंगे, बट आपको मैं दिखाऊंगा लॉ में साफ साफ लिखा है कि अगर सप्लाई हो भी चुकी है तो भी कुछ केसेस में आप एडवांस रूलिंग ले सकते हो। बस ये बात ध्यान दो। तो देखो मैंने यहां पे डेफिनेशन लिखी भी है और ये डेफिनेशन मेरी खुद की नहीं है। आप एक बार सेक्शन नंबर 95 सीजीएसटी एक्ट का जाके रीड कर लोगे, ये सारी बातें वहां पे सेम लिखी है। देखो नहीं मैंने क्या लिखा है। एडवांस रूलिंग का मतलब है इट मींस डिसीजन टू एप्लीकेशन इन रिलेशन टू सप्लाई अंडरटेकन और पर्पोज टू बी अंडरटेकन बाय द एप्लीकेंट। इट मींस जिसने एप्लीकेशन डाली या तो वो सप्लाई कर चुका है या वो सप्लाई करने की सोच रहा है, तो उस एप्लीकेशन का डिसीजन देना दैट इज एडवांस रूलिंग। तो गवर्नमेंट ये बात कहना चाहिए एडवांस रूलिंग का मतलब तो सिर्फ ये नहीं है पर्पोज टू बी अंडरटेकन। इट मींस अगर सप्लाई अंडरटेकन है या पर्पोज टू बी अंडरटेकन है, दोनों ही केस में जो डिसीजन आएगा ना वो एडवांस रूलिंग का आ सकता है। अब बस हमें यह देखना है कि भैया एप्लीकेंट कौन कौन हो सकता है, मतलब एडवांस रूलिंग के पास कौन कौन जा सकता है, कितनी फीस हमें देनी पड़ेगी, कौन कौन से फॉर्म नंबर हमें भरने पड़ेंगे, एडवांस रूलिंग अथॉरिटी कौन होती है, उसमें कौन कौन से ऑफिसर बैठते हैं, कितने टाइम में वो डिसाइड करती है, किन किन केसेस के लिए एडवांस रूलिंग के पास जा सकते हैं, किन किन केसेस के लिए एडवांस रूलिंग के पास नहीं जा सकते, और एडवांस रूलिंग ने जो डिसाइड किया उसका ऑर्डर किन लोगों पर बाउंड हो जाएगा। ये सारी बातें इस चैप्टर के अंदर हमें पढ़नी है। ठीक है जी, और स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इस चैप्टर को समझने से पहले ना, पहले तो अपने माइंड में ये डाल के चलो कि एडवांस रूलिंग जो होती है वो एक स्टेट लेवल की अथॉरिटी होती है, सेंट्रल लेवल की नहीं होती। इट मींस आज इंडिया में जितनी स्टेट हैं, हर स्टेट की एडवांस रूलिंग अथॉरिटी अलग है। अगर मैं दिल्ली की बात करूंगा, दिल्ली की अलग है, हरियाणा की अलग है, पंजाब की अलग है, यूपी की अलग है, बिहार की अलग है। तो ये स्टेट लेवल की अथॉरिटी है, सेंट्रल लेवल अथॉरिटी नहीं है। अब अगर स्टेट लेवल की है तो इट डजंट मीन कि सारे ऑफिसर स्टेट के होंगे। तो एडवांस रूलिंग अथॉरिटी में टोटल 2 लोग होते हैं, जिसमें एक तो होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का, एक होता है स्टेट गवर्नमेंट का। बस ये बात ध्यान देना। तो और ये चैप्टर स्टार्ट करें पक्का पक्का, और एक बार सीक्वेंस में स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चेक करो कि भैया एप्लीकेंट कौन है, मतलब कौन कौन से लोग एडवांस रूलिंग के पास जा सकते हैं। तो गवर्नमेंट ने बोला एप्लीकेंट कौन होंगे जी, एनी रजिस्टर्ड पर्सन और एनी अनरजिस्टर्ड पर्सन। इट मींस अगर कोई रजिस्टर्ड पर्सन है वो एडवांस रूलिंग के पास जा सकता है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। और अगर कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन है ना, वो भी एडवांस रूलिंग के पास जा सकता है। अब एक बच्चा ये बात कहता है सर देखो रजिस्टर्ड पर्सन है, वो एडवांस रूलिंग के पास जाके पूछेगा कि भैया इस काम का रिजल्ट क्या होगा, वो तो हमें समझ में आता है, बट एक पर्सन जो अनरजिस्टर्ड है वो एडवांस रूलिंग के पास क्यों जाएगा? सर एक बात मैंने सोच के बताओ, फॉर एग्जांपल अगर मैं अनरजिस्टर्ड हूं तो मुझे ना ये जानना है कि मुझे रजिस्ट्रेशन कब करवाना पड़ेगा, और अगर मैं रजिस्ट्रेशन करवा लूंगा तो जो मैं काम करूंगा वो मेरा काम सप्लाई में कवर होगा नहीं होगा, उसकी क्लासिफिकेशन क्या होगी, उसका टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा, ये सारी बातें मुझे जाननी है। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, एडवांस रूलिंग के पास कोई भी एप्लीकेंट वेदर इट इज रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड पर्सन, ये दोनों ही जा सकते हैं। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पक्का पक्का बन सकता है कि एडवांस रूलिंग के पास कौन कौन जा सकता है और किन किन केसेस के लिए जा सकता है। तो पहली बात तो जब भी आप लिख के आओगे गलती से भी, मैं दोबारा बोल रहा हूं सर, कई बच्चे हाथ में मोबाइल लेके बैठे हैं, उन्हें मेरी हर सेशन में बात समझ में नहीं आ रही, इनको छोड़ दो, इनको छोड़ दो, इनको छोड़ दो, इनसे कुछ नहीं मिलना आपको, इनसे कुछ भी नहीं मिलना, 0/0 मिलना है। जो बच्चे व्हाट्सएप बीच में कर रहे हैं और जो बच्चे गेम्स बीच में खेल रहे हैं। तो सर आपके एग्जाम में जब भी क्वेश्चन बनेगा एडवांस रूलिंग के पास कौन कौन जाएगा, तो आप गलती से भी ना ये मत लिख के आ जाना एनी रजिस्टर्ड पर्सन। इट मींस लो ये बात कहना चाह रहा है एनी पर्सन वेदर इट इज रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड पर्सन, ये दोनों ही एडवांस रूलिंग के पास जा सकते हैं। अरे जब ये एडवांस रूलिंग के पास जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है एक एप्लीकेशन डालेंगे, और वो एप्लीकेशन जो होगी ना उसका फॉर्म नंबर आपको याद करने हैं। फॉर्म नंबर है GST ARA01।
जीएसटी ARA01 फॉर्म नंबर है, इसकी फीस कितनी है? 5000 इसकी फीस होगी, मतलब 5000 रुपए की फीस जमा करानी पड़ेगी सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट दोनों को अलग अलग, और उस केस में आप एडवांस रूलिंग के पास जा सकते हो। अब बच्चा ये बात कह रहा है सर बट एडवांस रूलिंग के पास, ऐसा तो अपने क्लास में हमें बताया था कि भैया कोई भी केस के लिए एडवांस रूलिंग के पास नहीं जा सकते। मैं कह रही बिल्कुल सही बात है। तो सर फिर ऐसे कौन कौन से केस हैं जिनके लिए हम एडवांस रूलिंग के पास जा सकते हैं, और ऐसे कौन कौन से केस हैं जिनके लिए हम एडवांस रूलिंग के पास नहीं जा सकते? क्योंकि सर मैंने ना पेपर चेक किया था 2 अटेम्प्ट पहले का, उसमें ना क्वेश्चन बना था कि एलिजिबल केसेस और इन एलिजिबल केसेस डिफाइन करो एडवांस रूलिंग के लिए कि कौन से केस एलिजिबल है और कौन से केस इन एलिजिबल है। तो यह एलिजिबल केस कौन कौन से हैं वो लॉ ने दिया है, सेक्शन नंबर 97 एग्जॉस्टिव लिस्ट है। मैं दोबारा बोलूंगा इस लाइन को, एग्जॉस्टिव लिस्ट है। एक बार और बोलूंगा एग्जॉस्टिव लिस्ट है, लास्ट टाइम और बोलूंगा एग्जॉस्टिव लिस्ट है। और एग्जॉस्टिव का मतलब आपसे बढ़िया कोई नहीं जानता, मतलब यही मैटर है जिसके लिए एडवांस रूलिंग के पास जा सकते हो, इसके अलावा किसी भी मैटर के लिए आप एडवांस रूलिंग के पास नहीं जा सकते। तो भैया कौन कौन से मैटर के लिए जा सकते हैं बस वो याद कर लो, इसके अलावा कोई भी अगर मैटर आपके दिमाग में आ रहा है ना तो ध्यान रखना एडवांस रूलिंग उसके लिए नहीं है। आपको मैं दिखाता हूं कौन कौन से मैटर के लिए जा सकते हैं। सबसे पहला मैटर है, अगर कोई मैटर आपका सप्लाई रिलेटेड है, अब एडवांस रूलिंग के पास जा सकते हो। सप्लाई रिलेटेड मतलब कि मेरा काम सप्लाई में कवर होगा या नहीं होगा, और अगर सप्लाई में कवर होगा तो कहां सप्लाई बनेगा, 71A में बनेगा, 71B में बनेगा, 71C में बनेगा, सप्लाई कहां बनेगा, इससे रिलेटेड जो इश्यूज होंगे आप एडवांस रूलिंग के पास लेके जा सकते हो। दूसरा क्या हो गया, टैक्स लायबिलिटी। भैया मेरा जीएसटी कितना निकल के आएगा मुझे बताओ, क्योंकि ताकि मुझको फंड की कलेक्शन करनी है, मेरे पास अभी पैसा नहीं है। बाद में पता लगा जीएसटी 2 लाख रुपए है, पैसा मेरे पास 50,000 रुपए, और 1.5 लाख रुपए का मुझे इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। तो अगर तुम मुझे पहले ही बता दोगे कि मुझे कितनी लिक्विडिटी चाहिए, मुझे कितना फंड चाहिए, तो प्लीज आप मुझे बताओ मेरी लायबिलिटी कितनी आ रही है। तीसरा रजिस्ट्रेशन, इट मींस मुझे रजिस्ट्रेशन करवाना है नहीं करवाना, अगर करवाना है तो किस सेक्शन में करवाना है, 22 में करवाना है, 24 में करवाना है, ठीक है जी, और कितने दिन में एप्लीकेशन डालनी होगी, किस में मुझे सर्टिफिकेट मिलेगा। रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो भी मैटर होंगे उसके लिए आप इस अथॉरिटी के पास जा सकते हो। अगला फिर वैल्यूएशन, मेरी वैल्यू कितनी निकल के आएगी, मेरी वैल्यू किस रूल में निकल के आएगी, किस सेक्शन में निकल के आएगी, सेक्शन 15 में है या 27 से लेकर 31 तक रूल में है या 32 से लेकर 35 तक रूल्स में है, तो किस रूल में मेरी वैल्यू निकल के आएगी प्लीज मुझे बताओ। ये सारी वैल्यूएशन आ गई। फिर अगला क्लासिफिकेशन मैटर, कि जो मैं सप्लाई करूंगा वो गुड्स की सप्लाई बनेगी, सर्विस की सप्लाई बनेगी, क्योंकि गुड्स की सप्लाई बनेगी HSN कोड होंगे, सर्विस वाले केस में SSC कोड होंगे, गुड्स वाले केस में रूल्स अलग होंगे, सर्विस वाले केस में रूल्स अलग होंगे। तो प्लीज मेरा क्लासिफिकेशन बताओ, उसके लिए मैं वहां पे जा सकता हूं। देन टाइम ऑफ सप्लाई के मैटर, कि मेरा पीओटी क्या निकल के आएगा, जिस बेस पे मुझे जीएसटी देना पड़ेगा, उसके लिए जा सकता हूं। आईटीसी, कितना मुझे आईटीसी मिलेगा, कब मुझे आईटीसी मिलेगा, कितना आईटीसी मुझे रिवर्स करना है, कितना आईटीसी मुझे लेना पड़ेगा, ठीक है ये सारी बातें। और एप्लीकेबिलिटी और नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ नोटिफिकेशन, भैया नोटिफिकेशन जो भी गवर्नमेंट ने इशू की है, क्या ये नोटिफिकेशन मेरे ऊपर एप्लीकेबल होगी या नहीं होगी, इसके लिए मैं इसके पास जाऊंगा। ये सारे एग्जॉस्टिव मैटर हैं, मैं दोबारा बोल रहा हूं ये सारे एग्जॉस्टिव मैटर हैं, इसके लिए एडवांस रूलिंग है और किसी के लिए नहीं है। अब एक बच्चा इतनी देर से बातों में लगा हुआ है और मुझे समझ नहीं आ रहा वो बातें क्या कर रहा है। शायद वो कोरोना वायरस जो हमें कोविड की प्रॉब्लम चल रही है तो उनके शायद मीटिंग होगी प्राइम मिनिस्टर से, भाई कैसे इसको रिजोल्व करना है, तो बहुत लंबी लंबी बातें चल रही हैं, पता नहीं मुझे किस तरह की मीटिंग चलनी है उन्होंने। एक बात मैंने सोच के बताऊं नालायक को। अब एक बच्चा ये बात कहता है सर ये जो मैटर आपने लिखवाए हैं आप ये कह रहे हो एग्जॉस्टिव है, हमें तो ये बात समझ नहीं आ रही, इसके अलावा जीएसटी के अंदर मैटर बचा कौन सा। इट मींस आपने ऑलमोस्ट सारे मैटर ही तो बता दिए। अब अगर हमारे एग्जाम में बन गया कि ऐसे कौन कौन से मैटर हैं जिसके लिए एडवांस रूलिंग के पास नहीं जा सकते, तो हम क्या लिख के आएंगे, सर बहुत सारे मैटर हैं। आपने जीएसटी में कॉन्सेप्ट पढ़ा था ई वे बिल का, तो सोच के बोलना ई वे बिल मुझे कब जनरेट करना होगा, ठीक है, मुझे कौन सा ई वे बिल काटना होगा, कितने दिन का वैलिड पीरियड होगा, ये सारी बातें बताने वाला एडवांस रूलिंग हो सकती ना। गवर्नमेंट ने कहा नहीं, तुम ई वे बिल के किसी भी इशू के लिए एडवांस रूलिंग के पास नहीं जाओगे। अगर कोई मैटर रिटर्न का है, मुझे कौन सा फॉर्म नंबर रिटर्न का फाइल करना है, रिटर्न की मेरी ड्यू डेट क्या होगी, रिटर्न के अंदर मैं आईटीसी कैसे क्लेम करूंगा, ये सारी बातें एडवांस रूलिंग के पास नहीं जाओगे। अगर कोई मैटर प्लेस ऑफ सप्लाई का है, हाँ जी बहुत ध्यान सुना, टाइम ऑफ सप्लाई की बात नहीं कर रहा, प्लेस ऑफ सप्लाई। इट मींस अगर मैंने सप्लाई की है उस सप्लाई को प्रोवाइड किया, माना कहां पे जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैटर बताने जा रहा हूं। आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन बन चुका है कि मैटर प्लेस ऑफ सप्लाई का है, क्या एडवांस रूलिंग के पास जाएगा, आंसर इज नो। सीबीआईसी ऑलरेडी क्लैरिफाइड कि भैया प्लेस ऑफ सप्लाई का सिंगल मैटर भी तुम एडवांस रूलिंग के पास नहीं लेके जाओगे, ये बात ध्यान देना।
उसके बाद अगर कोई रिफंड का मैटर है तो भी एडवांस रूलिंग नहीं है। तो सिंपल सी बात क्या निकल के आ रही है मेरे नंद गोपाल, सिंपल सी बात बस ये निकल के आ रही है कि ये वाले मैटर याद कर लेना। इन मैटर के अलावा कोई सिंगल मैटर भी ऐसा नहीं है जो हम एडवांस रूलिंग के पास लेके जा सकते हैं। ठीक है जी। तो ध्यान रखना आपके एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन बन जाए कि एलिजिबल मैटर कौन कौन से हैं, तो आंसर ये लिख के आओगे इन एलिजिबल मैटर कौन से हैं। इसके अलावा जो भी मैटर होंगे वो सारे क्या बन जाएंगे, इन एलिजिबल बन जाएंगे। अब बच्चा ये बात कहता चलो सर ठीक है, अब मान लो भाई ये ना हमारे एलिजिबल मैटर हैं, इसके लिए हमने एप्लीकेशन डाल दी। अब पहली बात तो एप्लीकेशन कौन डालेगा, एप्लीकेंट कौन होगा, ये वाला मुद्दा क्लियर हो गया, ये मैंने क्रॉस कर दिया, ये हमारा सारा हो गया। किस किस मैटर पर मुझे एप्लीकेशन डालनी है, ये एलिजिबल मैटर है, इन एलिजिबल मैटर है, ये भी मेरे कंप्लीट हो गए। अच्छा अब मान लो मेरा मैटर एलिजिबल है। अब अगर मेरा मैटर एलिजिबल है तो मैंने एप्लीकेशन किसको डाल दी, एप्लीकेशन मैंने इसको डाल दी। अब जिसको मैं एप्लीकेशन डालूंगा ना उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं एएआर। एएआर का मतलब क्या होता है, अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग। मैं दोबारा बोलूंगा एआर का मतलब क्या होता है, अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग। देखो मैंने ऊपर लिखा भी है दैट इज स्टेट लेवल अथॉरिटी। मतलब ये अथॉरिटी जो है ना ये सेंट्रल लेवल की नहीं है, ये स्टेट लेवल की है। और इस अथॉरिटी में दो मेंबर होंगे, एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा और एक स्टेट गवर्नमेंट का होगा। अब बच्चा ये बात कहता है सर, मैंने कहा हाँ। अब सर क्या जो ये मैटर इन एलिजिबल हैं, जो ये मैटर इन एलिजिबल हैं, क्या इसकी जानकारी लेने के लिए हम एडवांस रूलिंग के पास जा सकते हैं? मैंने कहा क्या बेकार की बातें कर रहे हो, क्योंकि जब मैटर कोई इन एलिजिबल होगा उसके लिए तो एडवांस रूलिंग है ही नहीं ना। इट मींस यहां पे पड़ गया क्रॉस, इट मींस इसके लिए एडवांस रूलिंग पॉसिबल नहीं। अब एक बच्चा साथ वाला बोल पड़ा, कहता सर जो मैटर एलिजिबल हैं क्या उसके लिए एडवांस रूलिंग के पास जाएंगे? मैं कहा बिल्कुल जाएंगे, बट अब मेरी बात बहुत ध्यान सुनना, बहुत ध्यान सुनना कि जो मैटर मेरे एलिजिबल हैं, जो मैटर मेरे एलिजिबल हैं उसके लिए मैं एडवांस रूलिंग के पास जा तो सकता हूं। जो मैटर मेरे एलिजिबल हैं उसके लिए मैं एडवांस रूलिंग के पास जा तो सकता हूं, बट एडवांस रूलिंग कुछ केसेस में ये एप्लीकेशन मेरी रिजेक्ट कर सकती है, इवन इफ मैटर एलिजिबल ही क्यों ना हो। मैं दोबारा बोलूंगा, भाई जो मैटर एलिजिबल है उसके लिए एडवांस रूलिंग के दरवाजे मेरे लिए खुले हैं, बट अब गवर्नमेंट कहना चाह रही है कि एडवांस रूलिंग जो है ना इन मैटर के लिए भी तुम्हारी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर सकती है। किस केस में, अब देखो वो बताने जा रहे हैं। देखो ये क्या कहना चाह रहे हैं कि आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी जाएगी। किस केस में रिजेक्ट कर दी जाएगी? इफ मैटर इज पेंडिंग और डिसाइडेड इन एनी प्रोसीडिंग। इट मींस ये वाला मैटर ऑलरेडी किसी प्रोसीडिंग के अंदर पेंडिंग पड़ा हुआ है। इट मींस आपने कमिश्नर के पास केस किया हुआ है, आपका केस मान लो फॉर एग्जांपल ट्रिब्यूनल के पास है, हाई कोर्ट के पास है, सुप्रीम कोर्ट के पास है, या ये मैटर ऑलरेडी पहले किसी कोर्ट ने डिसाइड कर दिया। अब जब उन्होंने डिसाइड कर दिया या उनके पास अगर केस पेंडिंग है तो भैया फिर वही डिसाइड करेंगे, हमारे पास मत आ जाना। अब एक साथ वाला बच्चा कहता यार सर ना मेरे को तो लग रहा है कि सर बात तो कर रहे हैं बट प्रैक्टिकली पॉसिबल थोड़ा है, क्योंकि एक बात मुझे खुद बता भाई कि उसको पता कैसे लगेगा कि ये केस पेंडिंग पड़ा हुआ है, उसको पता कैसे लगेगा ये केस डिसाइड हो चुका है। अगर आपने मेरे ऊपर डायग्राम ध्यान से देखो मैंने क्या बोला है, इसीलिए ये अथॉरिटी पता क्या करेगी, ये अथॉरिटी क्या करेगी, कंसर्न ऑफिसर मतलब प्रॉपर ऑफिसर को एक पहले कॉपी भेजेगी एप्लीकेशन की कि भैया इस बंदे की एप्लीकेशन मेरे पास आई है तो प्लीज मुझे पूरी डिटेल चेक करके बताओ कि कहीं इसका केस पेंडिंग तो नहीं है, कहीं ये वाला केस डिसाइड तो नहीं हो चुका, क्योंकि अगर वो केस डिसाइड हो चुका है तो मैं इसकी एप्लीकेशन अभी रिजेक्ट कर दूंगी, मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगी। तो सर इसलिए गवर्नमेंट ने यहां पे लॉ बनाया, क्योंकि आप जैसा माइंड वहां पे था, उनको लगा था कि भैया कैसे पता लगेगा, तभी गवर्नमेंट ने क्या बोला, ये एप्लीकेशन की कॉपी देंगे, फिर ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स को जमा कराएंगे और उससे पता लग जाएगा कि कहीं केस प्रोसीडिंग के अंदर पेंडिंग तो नहीं है। अब बच्चा कहता है सर मान लो केस प्रोसीडिंग के अंदर पेंडिंग नहीं है, इट मींस केस पहले कहीं पर भी नहीं किया, तो क्या होगी, फिर तो एक्सेप्टेंस हो जाएगी। और जब वो एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाएगी तो ये एडवांस रूलिंग अथॉरिटी जो है ना ये 90 डेज के अंदर अंदर जो है ये ऑर्डर प्रोनाउंस कर देगी। मतलब 90 दिन के अंदर अंदर ये ऑर्डर प्रोनाउंस कर देगी कि भैया तुम जो हमारे पास आए हो उसका रिजल्ट क्या होगा, हम विद इन 90 डेज तुम्हें बता देंगे, बस ये बात ध्यान दो। अब एक सामने बच्चा बैठा है, बच्चा ये बात कहता है सर मेरे ना दो डाउट आ रहे हैं। भाई देखो अभी तक आपने 15 से 20 मिनट में ना एडवांस रूलिंग में ये रिवीजन कराई और जो हमने क्लास के अंदर पढ़ा था हमें साथ साथ रिकॉल भी हो रहा है। तो आपने अभी तक ये कहा कि भैया ये पर्सन जो है इस अथॉरिटी के पास जाएगा, इस पर्सन को अगर यहां पे जाना है तो एप्लीकेशन भरनी पड़ेगी और कुछ एलिजिबल मैटर होंगे उसके लिए यहां पे जा पाएगा।
जो इन एलिजिबल मैटर होंगे उसके लिए यहां पे नहीं जाएगा। जाने की फीस होती है 5,000 रुपए, ARA01 फॉर्म नंबर होता है। ये सारी बातें हमने समझ ली। सर फिर सेकंड पॉइंट आपने बोला कि जो मैटर हम इसके पास लेके गए तो ये पर्सन जो है उस एप्लीकेशन को रिजेक्ट भी कर सकता है। कब? अगर ये वाला केस ऑलरेडी कहीं पेंडिंग है या डिसाइड हो चुका है। और अगर ये पेंडिंग नहीं है, डिसाइड नहीं हुआ, तो वो एक्सेप्ट कर लेगा। और जब वो एक्सेप्ट करेगा ना तो ये पर्सन जो है विद इन 90 डेज ऑर्डर पास कर देगा कि जो तुम मेरे पास आए उसका रिजल्ट क्या होगा। कहता है सारी बातें में समझ में आ गई, अब मेरा डाउट सुनो। मैं कहा बताओ डाउट क्या है। कहता डाउट पता है क्या है? कहता डाउट मेरा ये है कि आपने बोला कि जो अथॉरिटी है उसमें दो ऑफिसर हैं, एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट का, एक स्टेट गवर्नमेंट का। अब अगर उन दोनों में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो गया तब बताओ। मैं कहा ओ माय गॉड यार, क्वेश्चन तो बहुत बढ़िया है। कहता सर क्या ये हो सकता है? नहीं हो सकता। मैं कहा बिल्कुल हो सकता है। कई बार दो भाइयों के बीच में ओपिनियन अलग हो जाते हैं। एक भाई कहता है नहीं ये सही है, दूसरा भाई कहता है ये सही है। और हमारे फैमिली के मेंबर के ओपिनियन कई बार अलग अलग होते हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला नहीं भाई ये सही है, स्टेट गवर्नमेंट वाला कह रहा है ये सही है। अब अगर दोनों में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है उस केस में क्या होगा? और दूसरे वाला बच्चा कहता है भाई मेरे मन में ना एक और डाउट आ रहा है। कहता सर इसने क्वेश्चन जो पूछा वो तो है, कहता मेरा क्वेश्चन ये है कि दोनों में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं है, बट जो अथॉरिटी ने डिसाइड किया मुझे लग रहा है वो सही नहीं है, मुझे लग रहा है वो सही नहीं है, तो क्या इसके अगेंस्ट मैं कहीं फर्दर अपील कर सकता हूं? यार कमाल कर दी आपने, वाकई हेड्स ऑफ है आपको। मतलब इसलिए मुझे मजा आता है नॉन प्रोफेशनल के क्यूट क्यूट से बच्चे होते हैं ना, नोनू मोनू सोनू, जब ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं तब मुझे अच्छा लगता है। नालायक को ऐसे क्वेश्चन पूछा करो। बच्चा कहता है सर क्वेश्चन हमारे मन में आते हैं वो आप हमारे पास सुन नहीं पाते हैं ना, आप हमारे दिल में कभी देखो, हम क्वेश्चन ये जरूर रखते हैं। वेरी गुड। तो दो क्वेश्चन बच्चों के आए हैं। सबसे पहला, अगर दोनों में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो तब क्या होगा, या अगर मान लो जो उसने डिसाइड किया ओपिनियन डिफरेंस नहीं है, ओपिनियन दोनों का सेम है बट वो मेरे अगेंस्ट में है, मैं उसको नहीं मानना चाहता तो क्या करूंगा। देखो यहां पे क्या लिखा है। अब यहां पे क्या लिखा है कि भैया अब 90 डेज के अंदर ऑर्डर पास कर देगा, बट वन प्रॉब्लम में अराइज, एक प्रॉब्लम अराइज हो सकती है। ठीक है, देखो ये प्रॉब्लम क्या, व्हाट इज डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ऑफ मेंबर, व्हाट इफ, अगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तब क्या होगा, या नॉट सेटिस्फाइड विद एआर ऑर्डर, या अगर मैं उसके ऑर्डर सेटिस्फाइड नहीं हूं। अब एक बच्चा साथ वाला बोल पड़ा, कहता सर दो क्वेश्चन तो इन्होंने पूछ लिए, तीसरा मुझसे भी ले लो। मैं कहा बताओ यार, आप भी बताओ। कहता सर ऐसा भी तो हो सकता है जो एआर ने ऑर्डर पास किया अगर वो असेसी के अगेंस्ट है तब क्या होगा, वो तो मेरे दोस्त ने क्वेश्चन पूछ लिया। कहता मेरा ये है कि जो उसने ऑर्डर पास किया असेसी के फेवर में है, डिपार्टमेंट के अगेंस्ट है, तो क्या डिपार्टमेंट भी उस ऑर्डर के अगेंस्ट आगे अपील कर सकता है? इन तीनों क्वेश्चन के जवाब मैं देने जा रहा हूं। देखो जी कि भैया पहली बात तो अगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है या एआर से आप सेटिस्फाइड नहीं हो तो गवर्नमेंट कहती है हमने एक और अथॉरिटी बनाई है, दैट इज ट्रिपल एआर। ट्रिपल एआर ये अपलैंड अथॉरिटी है, ये अपलैंड अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग है, ये अपलैंड अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग है, ये उससे बड़े लेवल की है। इसमें भी दो ऑफिसर होंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, और ये उससे हायर लेवल के होंगे। और अगर तुम्हें लगता है कि इन दोनों में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, तुम अपील कर सकते हो ट्रिपल एआर के पास, या तुम उसके ऑर्डर सेटिस्फाइड नहीं हो, चाहे वो असेसी है चाहे वो डिपार्टमेंट है, वो अपील कर सकते हैं। अब अगर असेसी अपील करना चाहता है तो फीस है 10,000 रुपए, उसका फॉर्म नंबर है GST ARA02। मैं दोबारा बोल रहा हूं, उसका फॉर्म नंबर है GST ARA02। और अगर डिपार्टमेंट अपील करना चाहता है तो उस डिपार्टमेंट के लिए तो कोई फीस है ही नहीं, उसका फॉर्म नंबर है GST ARA03। तो भैया तीन फॉर्म नंबर याद करने हैं बस, ARA01, ARA02, ARA03। ARA01 तो AAR का है, 0203 अगर हमें ट्रिपल AR के पास अपील करनी है, अगर मैं अपील करूंगा तो 2 का फॉर्म नंबर है, अगर डिपार्टमेंट अपील करेगा तो 3 का फॉर्म नंबर है। और जब इसके पास आएगा तो ये भी ऑर्डर जो है वो प्रोनाउंस कर देगा 90 दिन के अंदर। और एक बात और ध्यान सुनो, जो आपके मन में डाउट आ रहा है मैं समझ गया, अगर इन दोनों में भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो गया ना तो बस ये बात ध्यान देना सर, इट मींस गवर्नमेंट कहते हैं फिर एडवांस रूलिंग तुम इस मुद्दे के लिए नहीं ले सकते, फिर तो भैया तुम नॉर्मल डिपार्टमेंट के पास जाओ और अगर वो ऑर्डर पास कर देगा अपील वाला सीक्वेंस फॉलो करो, एडवांस रूलिंग तुम्हारे लिए नहीं है। देखो मैंने क्या लिखा है, इफ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन देन इट शैल बी डीम्ड दैट एडवांस रूलिंग कैन नॉट बी इशूड। क्योंकि जब एआर का ओपिनियन भी डिफरेंस है, इसका भी डिफरेंस है, तो भैया इसके बाद कोई तीसरी अथॉरिटी एडवांस रूलिंग में नहीं है, बस ये बात ध्यान दो। और अगर इसके ऑर्डर से तुम एग्रीव हो तो भी इसके अगेंस्ट कहीं अपील पॉसिबल नहीं है, बस ये बात ध्यान दो। तो ये बात ध्यान देना सर, दो अथॉरिटी एडवांस रूलिंग की है, एक तो नॉर्मल और एक अपलैंड अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग, बस ये बात ध्यान देना।
ठीक है जी, तो यहां पर ये पॉइंट निकल के आ रहा है। अब यहाँ पे एप्लीकेशन की एक टाइम लिमिट होती है, जो मैंने क्लास के अंदर बताई थी, 30 दिन और 60 दिन होती है। 30 दिन 60 दिन के अंदर एप्लीकेशन डालनी होती है, ठीक है। उसके बाद फिर 90 दिन के अंदर ऑर्डर पास करता है। और अगर इसमें भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, जो प्रैक्टिकली ना आज तक कभी ऐसा हुआ है और ना होने के चांसेस हैं, कभी नॉर्मली ऐसा होता नहीं। और आप चेक करो, जो हम आईसीएस वाला क्वेश्चन बैंक कर रहे थे, उसमें कई सारे क्वेश्चन हमने किए थे जहां पे जजमेंट एडवांस रूलिंग की आई थी। तो प्रैक्टिकल लाइफ में ना एडवांस रूलिंग इस टाइम जीएसटी में काम कर रहा है। इसमें से तभी कहता हूं क्वेश्चन बनेगा। अपील का चैप्टर है, अभी प्रैक्टिकली नहीं चल रहा। डिमांड एंड रिकवरी अभी प्रैक्टिकली नहीं चल रहा। बट एडवांस रूलिंग जो है ये प्रैक्टिकली बिल्कुल वर्किंग में है। रीजन मिंग क्योंकि स्टेट लेवल का है। रीजन मिंग 90 दिन में ऑर्डर आ जाता है। और अगर 90 डेज की बात है तो गवर्नमेंट कहती है ये वर्किंग में है, इसलिए आपके एग्जाम में क्वेश्चन जो है ना, एग्जामिनर जरूर इसमें से बनाता है। ठीक है जी, तो देखो यहां पे अब ये क्लियर हो गया, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। पहला तो एप्लीकेंट आ गया, एप्लीकेशन डाली, ये वाले मैटर हो गए, इसके पास जाऊंगा, फिर यहां पे या तो एक्सेप्ट होगी या रिजेक्ट होगी। एक्सेप्ट होगी तो आगे बढ़ेंगे, रिजेक्ट होगी तो काम खत्म। एक्सेप्ट हो गई तो प्रॉब्लम क्या आएगी, या तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन या एग्रीव हो गया, तो भैया उसके लिए अपील करूंगा। फीस यहां पे डिपार्टमेंट की नहीं है, मेरी है। ARA02 ARA03 फॉर्म नंबर निकल के आ गया। अब आगे देखना, अब जो AAR है और AAR है, इन्होंने जो भी डिसाइड किया ये किसके ऊपर बाइंड हो जाएगा, तो ये बाउंड होगा एप्लीकेंट जिसने एप्लीकेशन डाली, उसको ये बात माननी पड़ेगी। कंसर्न ऑफिसर, जो इनका ऑफिसर है, जो इस केस को देख रहा है, उसको ये बात माननी पड़ेगी। और जो उसके जुरिडिक्शन का ऑफिसर है, मतलब जिस जुडिशन में ये एडवांस रूलिंग आती है, उसके जुडिशनल ऑफिसर को भी ये बात माननी पड़ेगी। तो उसकी जजमेंट जो है इन तीनों पर बाउंड हो जाएगी। बट ये बाइंडिंग तब तक रहेगी जब तक कोई लॉ में चेंज नहीं होता या फैक्ट में चेंज नहीं होता। अब अगर कोई दूसरा केस आ गया जिसमें फैक्ट ही अलग है, या गवर्नमेंट ने लॉ ही चेंज कर दिया फाइनेंस एक्ट से, तो ऑब्वियस सी बात है फिर जजमेंट जो है ये भी बेकार हो जाएगी। मतलब जब तक ये केस रहेगा और जब तक ये लॉ रहेगा, तब तक इन तीनों को ये बात माननी पड़ेगी। बस ये बात ध्यान दो। और एक छोटी सी बात और है कि एडवांस रूलिंग ऑर्डर जो इन्होंने ऑर्डर पास किया, देन सब्सिक्वेंटली पता लगा कि फाउंड ऑब्टेन बाय फ्रॉड, ये ऑर्डर पास करवाया गया फ्रॉड से या मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट, मतलब आपने फैक्ट पूरे प्रेजेंट नहीं किए, तो उस केस में इसको मान लेंगे वॉइड एब इनिशियो। मतलब ये तुमने एडवांस रूलिंग ली ही नहीं है, तुम्हें स्टार्टिंग से फिर कंप्लाइंस पूरे करने पड़ेंगे, ये बात ध्यान देना। तो सर ये बातें हैं एडवांस रूलिंग की। आप अगर मेरी बुक में चेक करोगे, किसी बुक में चेक करोगे, यही बातें आपको पढ़ने के लिए मिलेंगी। इस डायग्राम को बना लेना, इससे बाहर आपको दिखा दूंगा। क्वेश्चन कोई भी बनेगा ना, मैं 90% भी नहीं 100% श्योर हूं इसी डायग्राम के अंदर से बनेगा। और जो मेरा दिल यह बात कह रहा है कि जो उम्मीद है कि मुझे जुलाई के अंदर जो क्वेश्चन बनेगा, जुलाई या दिसंबर जब भी बनेगा, वो ये बनेगा कौन कौन से आइटम एलिजिबल हैं और कौन कौन सी चीजें इन एलिजिबल हैं जिसके लिए आप एडवांस रूलिंग के पास जा सकते हो। या तो ये क्वेश्चन बनेगा या दूसरा ये क्वेश्चन बनेगा, एडवांस रूलिंग ने ऑर्डर पास किया, ठीक है, और वो एग्रीव है, तो फर्दर अपील कहां होगी, या दोनों में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, उस केस में क्या होगा। तो ये 2-3 क्वेश्चन ही बन सकते हैं बस। इनके अलावा इस चैप्टर में कोई क्वेश्चन फ्रेम हो ही नहीं सकता। चैप्टर बिल्कुल छोटा सा है। हाँ, अपील वाला चैप्टर थोड़ा इससे मुश्किल है, बट एडवांस रूलिंग बिल्कुल आसान है। वैसे आप ये सेल्फ भी कर सकते थे, बट मैंने आपको इसलिए नहीं कहा कि आपको लगेगा कि विवेक सर ने हमसे कमिटमेंट की थी, अपनी कमिटमेंट पूरी नहीं कर रहे। मैं कहा चलो कोई बात नहीं, जब 20 से 25 मिनट ही लगने हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं रिवीजन करवा दूंगा। अगर मेरी रिवीजन से आपको हेल्प मिलती है और बढ़िया समझ में आ जाए तो मुझे क्या दिक्कत है। उम्मीद करता हूं आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी। नहीं आई, एक बार वीडियो खत्म होने के बाद आप दोबारा पीछे करके सुनोगे, फिर भी नहीं आई फिर दोबारा सुनोगे, और अगर फिर भी नहीं आई तो यार फिर तो आ जानी चाहिए। बट नहीं आई तो कोई बात नहीं, कमेंट बॉक्स में पूछ लेना कि सर ये पॉइंट हमें समझ में नहीं आ रहा, मैं आपको बता दूंगा। बाकी ये डायग्राम पूरा आपने बनाना है सर, ठीक है। ये डायग्राम आप बनाओगे और ये इसकी नोटिंग कर लेना सारी। और जो क्लास वाले बच्चे हैं होपफुली उन्होंने डायग्राम पूरा का पूरा कंप्लीट बनाया होगा, ठीक है। अब कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। तो बस आपको मैंने पहले भी कहा था कि 25 से 30 मिनट ही लगेंगे, तो ये हमारा पूरा कंप्लीट टॉपिक हो चुका है। अब बस आपने एक काम करना है सर, आपने इसकी रिवीजन करनी है। इसके क्वेश्चन एक बार देख लोगे, ऑलमोस्ट आपसे हो जाएंगे। अगर कोई डाउट हो प्लीज मुझसे पूछ लेना। और बाकी अब जो नेक्स्ट सेशन हमारा मंडे को होगा उसमें हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे, पार्ट नंबर 4। जो नवंबर 19 वाला पेपर था एक हमारा बचा था, उसको हम सोल्व करेंगे। और बाकी उसके आगे का प्लान क्या होगा मैं आपको बता दूंगा। कस्टम के अमेंडमेंट हो चुकी हैं, जीएसटी का ये टॉपिक आज भी हमने रिवाइज कर लिया। और चिंता मत करो, एग्जाम से पहले 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 प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी करा दूंगा और बैलेंस रिवीजन भी करा दूंगा। तो तसल्ली आपको होनी चाहिए, बस एडवांस टेक्स्ट का पेपर मेरा है, बट साथ के साथ आपकी प्रैक्टिस मुझे चाहिए।
अगर इतने एफर्ट्स करने के बाद भी ना सर, अगर 70-80 मार्क्स नहीं आए ना सर, बिलीव में पढ़ने का फायदा भी नहीं है और मेरे पढ़ाने का फायदा भी नहीं है। अब मुझे बस ये देखना है कितने बच्चे इस बार मेरा ड्रीम पूरा करते हैं कि जो मैं मेहनत कर रहा हूं और जो वो मेहनत कर रहे हैं, दोनों की मेहनत कितना रिजल्ट लाती है। जो मेरा सुस्ती फैलाएगा और आराम से बैठेगा, उसको कोई टेंशन नहीं है, उसका रिजल्ट तो आना ही नहीं है। वो अपने आप से चीट करेगा, बाद में ना फिर रोने वाली बातें बेकार होती हैं कि हाय मैं फेल हो गया, मैंने तो इतनी तैयारी की थी, मुझे सब पता आप क्या तैयारी कर रहे हो। ये जो 700-700 800-800 हजार व्यूज आ रहे हैं ना, नहीं तो इस वीडियो पे मतलब वैसी कोई वीडियो डाल दूंगा ना, कोई भी डाल दूंगा भाई साहब, 10-10 हजार 15-15 हजार आ जाएंगे। जो पढ़ने वाली वीडियो होगी ना, तो बच्चा शेयर करता है और ना बच्चा वो देखता है। अब पता नहीं कितनी गैलरियां भर के रख रहे हो, बट मैं फिर भी कहूंगा सर, इसको जरूर पढ़ना। ये आपके काम की बातें हैं, ये आपके काम की बातें हैं, आपके एग्जाम की बातें हैं। ठीक है, चलो तो फिर बाकी मुलाकात करेंगे जी नेक्स्ट सेशन में, सेम टाइम सेम जगह। ओके जी, बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू, लव यू, टेक केयर, खुश रहो, मुस्कुराते रहो, अपना ध्यान रखो, अपनी फैमिली का ध्यान रखो। और सर केसेस डेली बेस पे बढ़ रहे हैं, प्लीज घर में रहो। ओपन थोड़े थोड़े जो चीजें ओपन हो चुकी हैं, उसका मतलब ये नहीं आप बाहर निकलोगे। बाहर से जो भी सामान आ रहा है उसको भी अच्छे से आप धो, अपना पूरा ध्यान रखो। बिलीव मी, ये टाइम पढ़ने का है, ये टाइम टाइम वेस्ट करने का नहीं है, बस ये बात ध्यान दो। और मैं लास्ट टाइम बोलूंगा, ये टाइम वापस कभी नहीं आएगा, वापस कभी नहीं आएगा। तो प्लीज अपना टाइम सही डायरेक्शन में लगाओ और अच्छे इंसान बनो, अच्छे इंसान बनो जी। आपने अच्छे सीएस बनना है, डिग्री आपको मिली जाएगी, इंसान आपने अच्छे बनना है, बस ये बात ध्यान दो। ठीक है जी, बाय बाय, टेक केयर, लव यू। और फटाफट से इस वीडियो को लाइक करके जाना नालायक को, कहीं ऐसे भाग जाओ। अरे कई बच्चे जान के डिसलाइक करके भागते हैं, उनको पाप लगेगा, ध्यान रखना, माता रानी पाप लगाएगी। जो बच्चे डिसलाइक करके जाते हैं ना, इतनी मेहनत के होने के बावजूद भी अगर आप डिसलाइक करते हो, पता नहीं फिर अब कैसे क्या होगा। बाय बाय, टेक केयर, लव यू, 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 लव यू।